नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उत्तराखंड में अलर्ट जारी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। युद्ध के हालात के बीच पूरे देश में अलर्ट है और इसको देखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट रखा गया है। चार धाम यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने कहा कि पिछले साल उत्तराखंड चारधाम यात्रा में 5,500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। वहीं इस बार चारधाम यात्रा में 6,000 पुलिस के जवानों अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है। वहीं इस बार केंद्र सरकार से भी 6 पैरामिलिट्री टीम को भेजा गया है, जिनको अलग अलग जगह डिप्लॉय किया जा रहा है। वहीं आतंक विरोधी दस्ता की 11 टीमों को अलग अलग जगह लगाया गया है। इसके साथ साथ सादी वर्दी में भी अलग अलग जगह पुलिस के जवानों को लगाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जैसा कि हम बिल्कुल अवेयर हैं कि कोई भी ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स श्रद्धालुओं के साथ ना हो, तो इसके लिए हमने अपनी आतंकवादी विरोधी दस्ता एटीएस की 11 टीम्स को डिप्लॉय किया है। साथ साथ सादी वर्दी में भी हमने अपने पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया है, ताकि जो भी अवांछित लोग हैं उन पे नज़र रखी जाए। वेरिफिकेशन ड्राइव की जा रही है। साथ साथ अगर संदिग्ध मिलता है तो उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी लिए जा रहे हैं वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान में। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़े हैं। सतीश, आपसे जानेंगे, चारधाम यात्रा में सुरक्षा बढ़ाई गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्ट जारी है। सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं बात करूं चारधाम यात्रा को लेकर। चारधाम यात्रा में पूरी तरह से सतर्क है सरकार, शासन, प्रशासन। और जिस तरीके से प्रदेश पुलिस प्रशासन, सभी पुलिस वालों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। सभी हॉस्पिटलों में सभी डॉक्टरों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। हर जगह से जो है इस तरीके से माहौल बना दिया गया है कि अगर कभी इत्तेफाकन कोई घटना घटती है, अगर प्रदेश में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान का माहौल बना है, उसको लेकर ये हल्का सा भी अगर कोई चढ़ाव दिखता है या उत्तराखंड में कोई गतिविधि दिखती है, तो पुलिस प्रशासन और सभी पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य जो भी सुरक्षा दस्ते हैं, ये सभी को आपातकालीन व्यवस्था में रखा गया है। और हॉस्पिटलों में बिल्कुल सभी डॉक्टरों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। खास करके चाइना बॉर्डर से, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से, चाइना बॉर्डर से और जो भी बॉर्डर एरिया है उत्तराखंड के, उनको बिल्कुल चेकिंग और उनमें सुरक्षा व्यवस्था की काफी चौबंद कर दी गई है। क्योंकि मुख्य जो दो बॉर्डर है, एक नेपाल का और एक पाकिस्तान, उसको वहां पे बिल्कुल चाक चौबंद कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, हमें यह जानकारी देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे। हरिद्वार में संवेदनशील इलाकों में भी सावधानी बरती जा रही है। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां सरहदों पर तनाव है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर संवेदनशील जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। हरिद्वार में संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरती जा रही है। सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है, जिससे लोग किसी भी अफवाह का शिकार न बने। वहीं सभी क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। डीएम हरिद्वार कमेंद्र सिंह के अनुसार लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग इस समय बाहर से आकर माहौल बिगाड़ सकते हैं। तौर पर संवेदनशीलता है और इसके दृष्टिगत प्रशासन भी सतर्क है और सभी जगह जो है नज़र रखी जा रही है। जगह जगह पर पुलिस तैनात कर दी गई है, मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं और सोशल मीडिया पर जो अवांछित चीज़ें डाल दी जाती हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है। तो किसी भी दशा में यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं होने दी जाएगी जो अप्रिय हो और जो अवांछित हो। इन लोगों से ये अपील करेंगे, लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो यहाँ के नहीं हैं या किसी गलत तरीके से यहाँ पे उनको प्रलोभित करने की कोशिश करते हैं। देहरादून में कांग्रेस ने तिरंगा रैली निकाली। आपको बता दें, सेना के समर्थन में कांग्रेस ने पूरे देश के साथ साथ देहरादून में भी तिरंगा रैली निकाली। राजधानी देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकाली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में
तिरंगा रैली निकाली गई। करण माहरा ने बताया कि सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और देश की एकजुटता दिखाने के लिए ये रैली निकाली गई है। घोड़े खच्चरों का सरकार बीमा कराएगी। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुड़ा रुद्रप्रयाग पहुंचे। पशु मंत्री ने सौरभ बहुगुड़ा ने सोनप्रयाग में चारधाम यात्रा से जुड़ी पशु प्रबंधन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने पशु में बढ़ते स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में मंत्री सौरभ बहुगुड़ा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि यात्रा मार्ग पर तैनात सभी घोड़े खच्चरों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए और संक्रमण के संकेत मिलने पर तुरंत कार्यवाही भी की जाए। साथ ही मंत्री ने कहा कि यदि यात्रा में घोड़ा खच्चर की मृत्यु होने पर सरकार 32,000 का मुआवजा देगी। यात्रा में शामिल घोड़े खच्चरों का सरकार बीमा भी कराएगी। पूरे रूप से सहयोग कर सकें घोड़े खच्चरों के माध्यम से। दूसरा, जिन घोड़ों की डेथ हुई है उनको हम 32,000 रुपये का कॉम्पनसेशन सरकार के रूप से माध्यम से उनको देंगे। तीसरा, जो हमारे घोड़े इन्फेक्टेड हैं और वो हमारे क्वारंटाइन सेंटर में है, सरकार ने जो बनाए हैं, उनका खाना, उनके भूसा, उनका साइलेज, उनका दवाइयाँ तो पूर्ण रूप से मुफ्त में सरकार करेगी। किसी भी घोड़े खच्चर मालिक को उसकी खर्चा नहीं उठाना है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई घोड़ा खच्चर मालिक अपने घोड़े को अपने घर ले जाना चाहता है, तो उस परिस्थिति में भी 50% उसके भूसे का, उसके दवाइयों का, माने दवाइयाँ तो हम फ्री में करेंगे, लेकिन जो उसके भोजन का जो भी खर्चा होगा वो 50% हमारा विभाग उसको व्यय करेगा। इसी के साथ ही हमारे साथ लगातार सतीश कोठारी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। आपसे जानेंगे पशुओं में वायरस की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। देखिए, मैं बात करूं चारधाम यात्रा में जो घोड़े खच्चर लगे हुए थे उनपे एक बीमारी आई, इन्फ्लुएंजा करके बीमारी। वो चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही बीमारी आ गई थी और पर शुरुआती दौर जब देखा गया तो लगभग 12 से 15 घोड़ों में बीमारी थी। तो उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ती गई और बढ़ती गई तो इतनी हो गई कि वो लगभग 600 से ज्यादा घोड़े जो है इस बीमारी से की चपेट में आ गए। तो इस पे सरकार ने जो है बिल्कुल अपने वो जितने भी डॉक्टरों के एक्सपर्ट टीम है और कुछ डॉक्टर बाहर से बुला दिए गए हैं और सभी टीमों को जो है लगा दिया गया है। और साथ ही जो कुछ घोड़े क्वारंटाइन किए गए हैं और क्वारंटाइन के साथ साथ जो घोड़े खच्चर हैं उनको जो उनकी रहन सहन की व्यवस्था है, जो उनकी खाने की व्यवस्था है, जो भी व्यवस्थाएं होंगी उनके लिए प्रॉपर तरीके से व्यवस्था कर दी गई है और कहीं ये कोई कमी न हो। और साथ में जो घोड़ों के अगर जिन घोड़ों की डेथ हुई है उनको 32,000 देने की बात करी है सरकार ने कि उनको जो है 32,000 दिया जाएगा। सरकार बीमा कराने की बात कर रही है, तो इससे कितना फायदा होने वाला है? देखिए, फायदा तो क्या होना है, देखो वो क्योंकि 32,000 में घोड़ा नहीं आ पाएगा। जो 32,000 की बात करी है सरकार ने कि 32,000 जो है घोड़े को जो घोड़े मालिक को दी जाएगी जो घोड़ा अगर खत्म होता है। क्योंकि जो घोड़ा खत्म होता है तो कम से कम एक ले लगा है कि कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान है उस घोड़े मालिक का। लेकिन क्या जब घोड़े मालिक की मजबूरी होती है तो वो 32,000 लेने पे भी बाध्य हो जाता है, क्योंकि 32,000 पे वो सोचता है कि कुछ तो आया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि ये बीमारी जो है कब खत्म होगी और किस तरीके से और क्या इसका उपचार कब तक निकल पाएगा। तो वही व्यवस्था में लगी हुई है सरकार, क्योंकि 32,000 कोई मान्य नहीं है घोड़े मालिक के लिए। मान्य है कि उसका घोड़ा ठीक रहे, सही सलामत रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश हमें ये जानकारी देने के लिए। हरिद्वार में 2027 में आयोजित होने वाले अर्ध कुंभ मेले की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। मेला नियंत्रण भवन में कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें अर्ध कुंभ मेले के लिए किए जाने वाले निर्माण कार्यों के प्रस्ताव तैयार किए गए। फर्स्ट फेज में सिंचाई विभाग, PWD, जल संस्थान के लॉन्ग टर्म के निर्माण कामों को शुरू किया जाएगा। कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने बताया कि अर्ध कुंभ मेले के लिए करीब 3,400 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सभी तरह के निर्माण कार्यों को दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। अर्ध कुंभ मेले की शासन की ओर से बनाई गई कमेटी में गढ़वाल मंडल के जिलों के अधिकारी, तमाम विभागीय अधिकारी और गंगा सभा
व्यापार मंडल और अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। कुंभ के पूरे आयोजन को एक सुगम और यात्री जो हमारे आएंगे श्रद्धालु उनको सुविधा प्रदान कर सकें, उसके लिए क्या क्या काम होने चाहिए, इसकी प्लानिंग काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। तो आज उसी गवर्निंग बॉडी की एक बैठक थी और आप लोगों ने भी देखा होगा, सबका विस्तृत प्रेजेंटेशन हुआ है। मुख्य रूप से इरिगेशन का, PWD, जल संस्थान, पेयजल निगम, विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग, इन सब के प्रपोजल्स आ गए हैं और हम लोगों ने इसको कैटेगराइजेशन 3 भागों में किया है, ABC में। एक कैटेगरी में वो काम है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिनमें समय लगने की संभावना है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जिसमें 1 साल से 1.5 साल लग सकता है। तो उन सभी का कैटेगराइजेशन कर लिया गया है। सारे काम का जो एक प्रपोजल बना है वो लगभग 3400 करोड़ रुपए का एक प्रपोजल बना है। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता रुपेश वालिया हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे 2027 में आयोजित होने वाले अर्ध कुंभ की क्या क्या तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए सपना, जब से प्रयागराज कुंभ समाप्त हुआ है तो उसके बाद से ही राज्य सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि जो 2027 में होने वाला अर्ध कुंभ है, जो हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है, वो दिव्य और भव्य बनाया जाएगा। उसके लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी कर दिया था, जिसके अध्यक्ष जो है गढ़वाल मंडल कमिश्नर विनय शंकर पांडे हैं। और जो तमाम जिले के जो कुंभ क्षेत्र में पड़ते हैं उनके जिलाधिकारी, SSP और अन्य जो विभागों के अध्यक्ष हैं, वो सब उस उच्च स्तरीय कमेटी में हैं। तो उसी उच्च स्तरीय समिति की जो कल बैठक हुई है, उसमें गढ़वाल मंडल के जो कमिश्नर हैं विनय शंकर पांडे, उन्होंने शिरकत की। साथ ही साथ जो तमाम अधिकारी भी मौजूद थे, उनके साथ उन्होंने विचार विमर्श किया है। इसके साथ ही अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि थे वो उन्होंने भाग लिया है और जो व्यापार मंडल से जुड़े हुए प्रतिनिधि थे उन्होंने भी उस बैठक में भाग लिया है। गंगा सभा के अध्यक्ष और महामंत्री भी वहां पर मौजूद थे, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि इस बार का जो 2027 में आयोजित होने वाला अर्ध कुंभ है उसे दिव्य और भव्य किस तरीके से बनाया जाए। हालांकि जो गढ़वाल कमिश्नर हैं विनय शंकर पांडे, उन्होंने कहा कि करीब 3400 करोड़ रुपए के कार्यों का प्रस्ताव फिलहाल तक उनके पास आया है, जो तमाम हरकीपैड़ी क्षेत्र या आसपास के जो गंगा घाट हैं उनके लिए और जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए वो प्रस्ताव हैं। उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार के कार्य अर्ध कुंभ में यहाँ किए जाएंगे। और जिस तरीके से सरकार ने दावा किया है कि 2027 में होने वाला जो कुंभ है उसे दिव्य और भव्य बनाया जाएगा, उसके लिए ही व्यापक तैयारियां की जा रही है और किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर यहाँ नहीं छोड़ी जाएगी और अर्ध कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जी सपना। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए। कांग्रेस अपने लोकतंत्र और संविधान बचाओ अभियान का विस्तार करने जा रही है। बता दें, उत्तराखंड में सबसे पहले राजधानी देहरादून से संविधान बचाओ रैली का आगाज किया गया। अब कांग्रेस इस अभियान को और आगे बढ़ाएगी। ब्लॉक स्तर पर इस अभियान को ले जाया जाएगा, जबकि इस अभियान के अंतिम स्तर पर घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संविधान बचाओ रैली की शुरुआत हमने देहरादून से की थी, जिसमें सचिन पायलट, गुरदीप सप्पल और सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे और अब ये सभी 70 विधानसभा और जिला मुख्यालयों के स्तर पर होगी। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बदले कि ऐसी सरकार आई जिसने सवाल करने वाले पत्रकारों नौकरियां खाई। इनके राज में बेटियां असुरक्षित हैं, किसानों को कोई पूछने वाला ही नहीं है, राष्ट्र की सीमाएं खतरे में हैं और अर्थव्यवस्था भी खतरे में है। ऐसे में संविधान ही है जो देश को बचा सकता है। इसलिए हम संविधान बचाओ कार्यक्रम कर रहे हैं और हम घर घर जाकर जनता तक ये बात पहुंचाएंगे कि इसमें हम सेना और उनके त्याग को भी सलाम करेंगे और सैनिकों के परिवारजनों को भी सम्मानित करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। पिछले साल प्राकृतिक आपदा आने से प्रभावित तिनगढ़ गांव के 72 परिवारों को न्यू तिनगढ़ में बसाने की प्रक्रिया अंतिम चरणों पर है। प्रत्येक परिवार को सरकार ने 4.50 लाख रुपए की धनराशि घर बनाने के लिए स्वीकृत की है, जिसमें से प्रथम किश्त सभी ग्रामीणों को उपलब्ध कराई गई है। सीडीओ डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने ब्योटी नामी तोक में बसाए जा रहे न्यू तिनगढ़ गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि गांव में सड़क, पेयजल और स्ट्रीट लाइटें लगा दी गई हैं। कुल 72 परिवारों को वहां
विस्थापित किया जा रहा है। 57 घरों की पिलनप्त डाल दी है। सीडीओ ने बताया कि 4.50 लाख की धनराशि घर बनाने के लिए दी जा रही है। इसके अलावा मनरेगा से विकास विभाग गांव के आंतरिक मार्ग, शौचालय निर्माण, कॉमन वॉकिंग शेड, नहर और गौशाला का निर्माण कराया जाएगा ताकि ग्रामीणों को दिक्कत ना हो और उन्हें भवन निर्माण के साथ साथ स्वरोजगार भी मिले। सीडीओ ने डीडीओ मोहम्मद असलम को मनरेगा के कार्यों को कराने के लिए तत्काल प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। ग्राम प्रशासक रीना देवी ने बताया कि 26 से 27 जुलाई 2024 को तिनगढ़ गांव में प्राकृतिक आपदा से पूरा गांव जमींदोज हो गया था। हालांकि प्रशासन ने समय पर पूरे गांव को खाली कराकर जनहानि होने से बचा लिया था। ग्रामीण शंभू प्रसाद ने कहा कि न्यू तिनगढ़ गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने के लिए शासन प्रशासन कार्य कर रहा है। एक ही शैली में घरों को बनाया जा रहा है। पहली किस्त लोगों को मिल गई है, 1,30,000 रुपये पर मकान का ध्वस्तीकरण भी मिल गया है और सबसे बड़ी सहयोग जिला प्रशासन का सबसे बड़ा सहयोग रहा, जिससे आज हमारा गांव बस पाया। और अभी हमारी जो मुख्य दिक्कतें हैं, रास्ते नाली वगैरह की जो मुख्य समस्या है ये है, बाकी और तो सब संपन्न हो चुके हैं। बाकी मनरेगा के तहत भी कार्य हो रहा है। जो मनरेगा के अंतर्गत हम कुछ कार्य और करा रहे हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों को थोड़ी सुविधा हो जाएगी। जो आंतरिक मार्ग यहाँ के पैदल रास्ते होंगे, इस जहाँ पर ये बसे हुए हैं, वो मार्ग हो गए, आपके जो है शौचालय हो गए जो है, और इसके साथ में जो एक कॉमन वर्किंग शेड है और साथ में जो है आपके गौशाला हैं। तो ये सारे कार्य हम मनरेगा से करा रहे हैं, जिससे कि इन लोगों को और सहायता मिल जाएगी और एक रोजगार का साधन भी उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि अपने ये घर जल्द से जल्द बना पाएंगे। उत्तराखंड में प्राइवेट अस्पतालों क्लिनिक को मनमानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में प्राइवेट अस्पतालों क्लिनिक और लैब की मनमानी देखी जा रही है। आए दिन लोगों को इलाज की मजबूरी में अस्पतालों की मनमानी का शिकार होना पड़ता है। लोगों ने देहरादून डीएम से इसकी शिकायत भी की। देहरादून डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निजी अस्पताल, प्राइवेट लैब्स और क्लिनिक के दंड निर्धारित कर लिए गए हैं, अगर कोई अस्पताल निर्धारित रेट से ऊपर दवाइयों के या उपचार के दाम वसूलता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम बदला हुआ है। बता दें, मौसम विभाग ने बदलते मौसम को लेकर कुछ पहाड़ी इलाकों में अपडेट जारी कर दिया है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में मौसम में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का दौर अभी भी जारी रहेगा, जिसमें 11 मई तक प्रदेश के 5 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर समेत अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं, जिसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बिल्कुल, अभी जो लेटेस्ट प्रिडिक्शन दिखा रहा है उसमें यही है कि अभी 3 दिन तो कम से कम 4 दिन जो है बारिश है, और भी तो हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगहों में जो है आज 8, 9, 10 और 11 तक जो है ये मिलने वाली है, खासकर हिली एरियाज में, और छुटपुट एक्टिविटी जो प्लान्स में भी वो रहेगी जो है। तो अभी भी 3 दिन 4 दिन में कहूँ तो जो हल्की से मध्यम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलने वाली है, और उसको देखते हुए जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है येलो वार्निंग अब हमने कर दिया है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो हल्की से मध्यम तक की रहेगी, परंतु फिर भी जो थंडरस्टॉर्म होता है आजकल वो उसमें आप देखते हैं कि कभी कभी ओलावृष्टि मिल जाना या फिर इसी तरह जो इंटेंस शावर जो है वो मिल जाता है। तो उस दौरान जब एक्टिविटी चल रही तो लोगों को चाहिए थोड़ा सेफ जगह पे रुकें, उस समय जो है मूवमेंट ना करें। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो फिर आप किसी प्रॉब्लम से वो बच सकेंगे। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आपको बता दें, इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही पर्वतीय जिलों में बिजली और ओलावृष्टि होने के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन सचिव ने मौसम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें सावधानी बरतने के निर्देश दिए। बरसात में यात्रा को रोक लिया जाए, पानी के पास जाने से इन्हें रोका जाए। जहां रास्ता टूटने की संभावना हो वहां जेसीबी मशीन और मैन पावर तैयार रखी जाएं। आपदा की स्थिति में शेल्टर चिन्हित किए जाएं और खाने पीने, बिजली सबकी व्यवस्था भी की जाए ताकि बिना किसी बाधा के यात्रा हो सके।
सारी टीमें लगी हैं वहाँ पे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस, फायर, स्वास्थ्य विभाग की टीमें, पशुपालन की, सब विभागों की टीमें लगी हैं। डेटा हमारे पास उस तरह से नहीं है, विभागों के पास है, बट जो आवश्यकता होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सब जगह पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाए ताकि किसी प्रकार से किसी को दिक्कत न होने पाए। साल 2019 में हुए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे और 2 दिन बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रहने वाले मेजर चित्रेश बिष्ट बम डिफ्यूज करते वक्त शहीद हो गए थे। देहरादून के धर्मपुर में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट पार्क का उद्घाटन किया गया। शहीद मेजर के नाम से देहरादून नगर निगम ने पार्क विकसित किया है। यहाँ उनके नाम से बने पार्कों से लोगों को उनका योगदान पता चल पाएगा। राष्ट्रगान के रचयिता और पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का अनावरण रुद्रपुर में समाज सेवी सुब्रत विश्वास और बंगाली समाज के सहयोग से किया गया, लेकिन ये स्थान पहले से विवादों में घिरा हुआ है। इससे पहले भी इसी स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन इस बार रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस के अवसर पर बंगाली समाज के प्रयासों से उनकी मूर्ति दोबारा स्थापित की गई। समाज सेवी सुब्रत विश्वास ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस महान कवि और राष्ट्रीय गान के रचयिता का जन्मोत्सव कोई जनप्रतिनिधि नहीं मनाता है। इसी उपेक्षा के चलते बंगाली समाज के युवाओं ने मिलकर यह कदम उठाया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मूर्ति को दोबारा हटाया जाएगा या नहीं। सुब्रत विश्वास ने चेतावनी दी, अगर मूर्ति को हटाया गया तो बंगाली समाज उग्र आंदोलन करेगा और स्वयं भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। बहुत विगत कई वर्षों से यहाँ मूर्ति तोड़ के फेंक दिया गया था अराजक तत्वों से। आप देख भी सकते हैं पार्क की स्थिति ऐसी है कि यहाँ अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ पर पूरा पार्क को तोड़ ताड़ के यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चलता है, विभिन्न प्रकार के नशा वशा चल रहा है यहाँ पर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति विच्छित कर दिया गया था। बड़े दुख की बात है कि कई वर्षों से यहाँ पर भाजपा के नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को यहाँ दिखा नहीं कि यहाँ मूर्ति जो थी रविंद्रनाथ टैगोर की, जो हमारे राष्ट्र कवि, राष्ट्रगान के रचयिता और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भी है, जिनका सम्मान इस देश में एक बहुत बड़ा है, उपाधि बहुत बड़ा है, उनको दरकिनार कर, और खासतौर से भाजपा की सरकार ने दरकिनार कर उनकी मूर्ति को नहीं लगाया। यहाँ पर बहुत कहीं ना कहीं अनादर है। इससे पता लगता है कि जो भाजपा है वो राष्ट्र कवि, राष्ट्रगीत रचयिता और नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को नहीं मानते। और आज हमने यहाँ पार्क में बड़े मुश्किल से यहाँ मूर्ति स्थापित की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।